मेरी नज़र मौसी पर पड़ी। मौसी ठंड के मारे कांप रही थी और उनके संतरे भी कपकपा रहे थे। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो एकदम से घबरा गई और वापस से बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में मौसी का पैर फर्श पर जोर से फिसल गया, वो नीचे फर्श पर गिर गई। मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो वो शर्म से एकदम लाल हो गई थी। फिर मैं उनको गोद में उठाने लगा। मौसी को उठाते वक्त मैं उनके मस्त संतरों को बड़ी ध्यान से देख रहा था। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी जॉब एक कंपनी में है। मैं उस कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे औजार का साइज करीबन 7 इंच का है। ये बात कुछ साल पहले तब की है जब मैं मात्र 19 साल का था। आप समझ सकते हैं कि मैंने उस वक्त अपनी जवानी में कदम रखा ही था। उस वक्त मुझे पिलाई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। ये कहानी मेरी और मेरी मौसी के बारे में है। मेरी मौसी का नाम नीलम था और वो भी दिल्ली में अपने परिवार के साथ ही रहती थी। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। मौसी के संतरों का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मौसी के संतरे देखने में बहुत मस्त और हमेशा बिल्कुल सीधे और तने हुए रहते थे। उनके संतरों के रस को पीने के लिए मेरे मन में भी तरंग उठ जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो हमारे घर पर आई हुई थी। मेरी मम्मी ने उनको बुलाया था। मेरी मम्मी को नानी के घर पर जाना था 7 दिनों के लिए। नानी चंडीगढ़ में रहती थी। घर पर खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मौसी को ही बुला लिया था हमने। जब वो हमारे घर पर आई तो मैंने उन पर इतना गौर नहीं किया। उनके आने के बाद मम्मी ने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मैंने भी मम्मी का हाथ बटाया। उस वक्त मैंने मौसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं मम्मी के साथ बिजी हो गया था। मौसी रसोई में काम करने के लिए चली गई थी। फिर सारी पैकिंग होने के बाद हम लोग शाम का खाना खाने के बाद सो गए थे। उस रात को मम्मी और मौसी की ही बात हुई। मेरी बात मौसी से नहीं हो पाए। फिर अगले दिन मैं मम्मी को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला गया। मैंने फिर वहीं से मेट्रो ले ली और अपने काम पर चला गया। मैं आपको अपने घर के बारे में तो बताना भूल ही गया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने घर के बारे में बता देता हूं ताकि आपको कहानी को समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। हमारा घर 2 मंजिल का है। नीचे वाले फ्लोर को हमने किराए पर दिया हुआ है और ऊपर वाले फ्लोर पर हम खुद रहते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर हमारे 2 रूम हैं, जिसमें एक रूम में मम्मी और पापा रहते हैं और दूसरे रूम में मैं खुद रहता हूँ। क्योंकि अब मम्मी चली गई थी तो पापा को एक रूम में सोना था। मौसी और मुझे दूसरे रूम में यानी कि मेरे रूम में सोना था। मेरे रूम में हमने 2 बेड लगा रखे थे। अगर घर पर कोई मेहमान आता था तो वह मेरे रूम में ही रुकता था क्योंकि दूसरा रूम तो मम्मी और पापा के लिए था। इसलिए मौसी को भी मेरे ही रूम में रहना था। उस वक्त ठंड का मौसम चल रहा था। दिल्ली में काफ़ी ठंड पड़ती है। उस दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो मौसी बाथरूम में नहा रही थी। मैं अपने लिए चाय बनाने लगा। रसोई में जाकर मैंने चाय बना ली और फिर अपने कमरे में आ गया। मौसी को नहीं पता था कि मैं घर पर आ चुका हूँ। जब मैं रूम में आया तो देखा कि मौसी बनियान और पैंटी में ही बाहर आ रही थी। उन्होंने पिंक कलर की मस्त जालीदार बनियान पैंटी पहन रखी थी। मेरी नज़र मौसी पर पड़ी। मौसी ठंड के मारे कांप रही थी और उनके संतरे भी कपकपा रहे थे। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो एकदम से घबरा गई और वापस से बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में मौसी का पैर फिसल गया क्योंकि अभी मौसी के गीले शरीर से पानी टपक रहा था। इस वजह से उनका फर्श पर मौसी का पैर फिसल गया था। वो नीचे फर्श पर गिर गई। मैं उनको उठकर रोकने के लिए दौड़ा लेकिन वो तब तक गिर गई थी। फिर मैंने उनको उठाने की कोशिश की तो वो शर्म से एकदम लाल हो गई थी। उनको उठाते हुए पता चला कि मौसी के पैर में मोच आ गई है। मौसी ने 1-2 बार उठने की कोशिश की लेकिन उनसे नहीं उठा गया। फिर मैं उनको गोद में उठाने लगा। मौसी को उठाते वक्त मैं उनके मस्त संतरों को बड़ी ध्यान से देख रहा था। मैं जैसे तैसे मौसी को उठाकर मौसी को बेड पर लेटाने लगा तो मेरा हाथ मौसी के संतरों पर लग गया। मौसी के संतरों पर हाथ लगते ही मेरे शरीर में कर्सा दौड़ गया। मगर मौसी ने कुछ नहीं बोला, वो बस नीचे देख रही थी। फिर मैं वहां से दूसरे रूम में आ गया। तभी पापा भी आ गए। पापा और मैं दोनों ही बैठकर टीवी देखने लगे। हॉल में टीवी रखा हुआ था और वहीं पर साथ में रसोई भी था। पापा के आने के बाद मौसी कपड़े पहनकर रसोई में जाने लगी। मैंने कहा मैं आज का खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ क्योंकि मौसी आपके पैर में मोच आ गई है। लेकिन मौसी ने कहा कि वो ठीक है और खाना बना लेगी। फिर पापा भी पूछने लगे कि क्या बात हो गई है। मैंने पापा को बताया कि मौसी का पैर बाथरूम के बाहर फिसल गया था। फिसल कर गिरने से मौसी के पैर में मोच आ गई थी। पापा ने मुझसे कहा रोहित तुम मौसी के पैर में मालिश कर देना। मैंने कहा ठीक है पापा। पापा ने कहा आज का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। पापा के कहने के बाद मौसी भी मान गई। मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। हम तीनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। उसके बाद हम सोने की तैयारी करने लगे। सोने से पहले मौसी ने मुझे याद दिलाया कि पापा ने मालिश करने के लिए कहा था। मैं भी भूल ही गया था कि मुझे मालिश करने के लिए बोला था पापा ने।
फिर मैं मूव लेकर आ गया। मौसी मुस्करा रही थी, लेकिन साथ में थोड़ा शर्मा भी रही थी। अब मौसी ने बताया कि उनके पैर के साथ साथ उनकी कमर ने भी चोट लगी है। मौसी ने मुझे कमर में दवाई लगाने को कहा। मौसी ने टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने मौसी को टी शर्ट ऊपर करने के लिए कहा। वो पेट के बल लेट गई। मैंने ट्यूब से मूव निकाली और मौसी की कमर में मालिश करने लगा, क्योंकि मौसी की कमर में भी दर्द हो रहा था। मालिश करते हुए मेरी उंगली मौसी की पीछे की दरार पर जा रही थी। उनकी पीछे की दरार बहुत गहरी थी। मेरे औजार में तनाव आने लगा था और मैं जानबूझकर मौसी की पीछे के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। फिर एक दो बार मौसी की पीछे के हिस्से के करीब पहुंचकर मैंने उंगली वहां पर टच की तो मौसी ने और आगे मालिश करने के लिए मना कर दिया। मैं मन में सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कहीं मौसी इस बारे में मम्मी को ना बता दे। मैं डर गया था। हम दोनों उसके बाद अपने अपने बेड पर सो गए। सुबह उठकर मौसी नाश्ता बनाने के लिए चली गई। जब मैं नाश्ता करने के लिए आया तो मुझे महसूस हुआ कि मौसी मुझे तिरछी नज़रों से देख रही थी। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और फिर मैं अपने काम पर चला गया। फिर मैं शाम को ही वापस आया। उस वक्त तक पापा भी नहीं आए थे। मैं रूम में जाकर टीवी देखने लगा, मगर तभी मौसी तौलिया लपेटे हुए बाहर आ रही थी। मौसी ने मुझे देखकर स्माइल की और फिर अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चली गई। फिर उस रात को भी हमने खाना खाया और सोने लगा। रात के 12 बजे महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर से पकड़कर मुझे कोई हिला रहा है। मेरी आंख खुली तो देखा कि मौसी मुझे उठा रही थी। मैंने पूछा तो मौसी ने बताया कि उनको ठंड लग रही है। मौसी ने कहा कि उनको मेरे पास ही सोना है। मैंने मौसी को मेरे बिस्तर पर आने के लिए कह दिया और हम साथ में सोने लगे। मौसी की पीछे की मेरी तरफ थी। अब मेरे मन में वही सीन चल रहा था जब मैंने मौसी को पिंक कलर की जालीदार बनियान और पैंटी में देखा था। मेरा औजार तनाव में आने लगा था। मैंने धीरे से अपने हाथ को मौसी के पेट के आगे ले जाकर उनके संतरों पर रख दिया। मेरे हाथ रखे जाने पर भी मौसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने चेक करने के लिए मौसी के एक संतरे को दबाकर देखा, तब भी मौसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता था कि मौसी सच में सो रही थी या फिर वो ये सब नाटक कर रही थी। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैंने मौसी के संतरों को जोर से दबाया तो मेरा औजार पूरा खड़ा हो गया। मैंने मौसी के पीछे के हिस्से पर अपना औजार लगा दिया। फिर मौसी ने करवट बदली और सीधी हो गई। अब मैं आसानी से मौसी के संतरों को दबा सकता था। मैं अब जोर से मौसी के संतरों को दबाने लगा तो वो सिसकने लगी और बोली, ऐसे नहीं दबाते बुद्धू। मैं मौसी की बात सुनकर हैरान हो गया। वो नींद में नहीं थी। फिर मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर आराम से अपने संतरों पर रखवाया और दबवाने लगी। उनका एक हाथ मेरे नीचे को टटोलते हुए मेरे औजार को सहलाने लगा। अब हम दोनों ही मूड में हो चुके थे। मौसी कहने लगी कि जब से मैंने तुमको छुआ है और जब तुमने मुझे उस दिन अपनी गोद में उठाया था, तब से ही मैं तुमसे पिलवाने के लिए बेचैन हो गई थी। ये कहकर मौसी ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। मैंने भी मौसी की फुदी पर हाथ रख दिया और फिर मौसी की फुदी को मसलने लगा। मौसी की पिलाई अब पक्की हो चुकी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मौसी भी जोर से मेरे औजार को पकड़कर मसलने लगी। फिर मैंने मौसी के टी शर्ट को निकाल दिया और मौसी ने आज बनियान भी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एकदम से उनके संतरों को अपने हाथ में भर लिया और चूमने लगा। मौसी के कोमल संतरे बहुत मजा दे रहे थे। मैं मौसी के संतरों की बीच में अपना मुंह रख के सोना चाहता था। मौसी के मुंह से आवाजें निकलने लगी थी। फिर मैंने मौसी की पिंक कलर की पैंटी को भी निकाल दिया। मौसी की फुदी पर रेशम जैसे छोटे बाल थे। मैंने मौसी की फुदी पर हाथ लगाया तो वो तरसने लगी। कुछ ही देर में मौसी की फुदी गीली होने लगी। फिर वो कहने लगी, जल्दी कुछ करो, अब रुका नहीं जा रहा है। मैं समझ गया कि मौसी अब मेरा औजार लेने के लिए पूरी मूड में हो चुकी है। मैं भी मौसी की फुदी में अपना औजार डालने के लिए मचल उठा था, मगर उससे पहले मैं मौसी की फुदी को चूमना चाह रहा था। मैंने उठकर मौसी की फुदी को चूमना शुरू कर दिया और वो तेजी से आवाजें करने लगी। आहो, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मौसी की आवाज़ दूसरे कमरे में पापा के पास न चली जाए। मैंने कहा कि मौसी आराम से आवाज़ करो। वो कहने लगी कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए अब रुका नहीं जा रहा। मैंने फिर थोड़ी देर बाद मौसी की फुदी को चूमना बंद कर दिया और मौसी से कहा कि जैसे मैंने फुदी में किया है, आप भी मेरे औजार को चूम लो। मैंने औजार मौसी के हाथ में दे दिया। मेरे औजार को देखते ही उनकी आंखें खुली रह गई और वो मेरे औजार को चूमने लगी और 2-3 मिनट में ही मेरा रस निकल गया। फिर हम दोनों किस करते रहे। मौसी ने बताया कि तुम्हारा औजार तो बहुत मोटा है। मैंने कहा कि इसको लेने में आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर हम दोनों किस करने लगे। 5 मिनट के बाद मेरा औजार फिर से तन गया। उठकर मैंने मौसी की फुदी पर एक किस किया और फिर मैंने उनकी टांगों को चौड़ी कर दिया और मौसी की फुदी में औजार को डाल दिया। वो मछली की तरह फड़कने लगी। मैं मौसी के संतरों को तेजी से दबाने लगा और मौसी की फुदी में धक्के देने लगा। मौसी मेरे बालों को सहलाने लगी। मौसी की फुदी में औजार देकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने मौसी की फुदी में तेजी से धक्के मारने शुरू कर दिए।
मौसी हो गई और वो ढीली हो गई, लेकिन मैंने पिलाई जारी रखी। पिलाई करते हुए मौसी दूसरी बार मूड में हो गई और फिर से मेरा साथ देने लगी। मैंने मौसी को अपने ऊपर आने को कहा तो वो झट से उठकर मेरे औजार पर बैठकर कूदने लगी। मौसी अपनी आंख बंद करके ऊपर नीचे कूद रही थी और मैं मौसी के संतरों को देख रहा था। मुझे मौसी की पिलाई करते हुए 30 मिनट हो गए थे। फिर मेरा रस भी निकलने वाला था। मैंने मौसी की फुदी में अपना रस गिरा दिया और मैं शांत हो गया। फिर हम दोनों साथ में लेटकर किस करने लगे। उस रात को मैं और मौसी बिना कपड़ों के ही सोए। फिर पूरे 7 दिनों तक मैंने मौसी की पिलाई करी और उनके संतरों पर सिर रख के सोया। मौसी मुझसे प्यार करने लगी थी। जब तक मौसी घर में रही हम दोनों ने पिलाई के मजे लिए। फिर वो चली गई। दोस्तों, आपको मेरी मौसी की पिलाई की कहानी पसंद आई या नहीं, मुझे बताना। और मौसी के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है।